अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे बढ़ते हुए स्मॉग के हवाले से। तो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M1, M4 और M5 धुंध के बायस बंद है, जबकि M2, M3 पर धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, जबकि मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई ज़रूरत पे तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी छठे नंबर पर मौजूद है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M1, M4 और M5 धुंध के बायस बंद है, जबकि M2, M3 पर धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ओकाड़ा और गिरदोनवा में धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी नदीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ओकाड़ा में आज के मौसम की अगर बात की जाए तो ओकाड़ा उसके जो नवाही इलाके हैं इस वक्त धुंध की लपेट में, धुंध के बायस लपेट में आने वाले जो इलाके हैं इनमें मंडी अहमदाबाद, हवेलखा, शेरगढ़, हुजरा शाम की, मरीनालाखुर, चूचक, अख्तराबाद और बंगला वगैरह शामिल है। तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बताऊँ कि धुंध जो है वो मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जबकि आबादी वाले इलाकों में आज कदरें कम नज़र आ रही है। इस वक्त जो सूरत ये है कि खुश्क सर्दी है और सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, जिसके बायस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन जो है मौसम का ये कहना है कि बारिश न होने की वजह से खुश्क सर्दी जो है वो इंसानी सेहत पर असर अंदाज हो रही है। इसकी वजह से आँख, नाक, कान, गले और बुखार के अमराज जो है फैल रहे हैं, जबकि इससे बचाव के लिए वो यही कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। जबकि अगर बारिश की बात की जाए तो आइंदा दिनों में बारिश की फिलहाल कोई नवीद नहीं सुनाई गई है। ठीक है नदीम। फैसलाबाद रिचकोट के मौसम की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी कम होना शुरू हो गई है। शहरी आबादी में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई है। दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। जी राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, रिचकोट और नवाही तहसीलों के आज के मौसम की बात की जाए तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद बेहतर हुआ है। आज फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम 180 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 87% है। ड्यू फैक्टर बढ़ रहा है और 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आबादी वाले इलाकों में धुंध कम है, ताहम दही आबादी जो है वहाँ पर मकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सड़कें वीरान नज़र आती हैं। ओवरऑल जो ट्रैफिक की रवानी की सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हुई है। इसके साथ महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ पशीन को इज़हार की गई थी कि 2-4 रोज़ में यहाँ पर बारिश मुतवक्के है, ताहम अब जो हवा का कम दबाव बारिश बरसाने का बायस बनने वाला था वो भी ख़त्म हो चुका है और आइंदा मज़ीद जो 7-8 दिन है इलाकों में बारिश की कोई तवक्को नहीं है, जिसकी वजह से दही ज़िंदगी जो है इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। ड्यू फैक्टर बढ़ने से जो सबज़ चारा है वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो। गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो गज़ा में फौरी और देर पा जंग बंदी और इमदाद तक रसाई की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। यूएई की करारदाद पर वोटिंग की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में मुतालबा किया जाएगा कि इसराइल और हमास गजा की पट्टी तक ज़मीनी, समुद्री और हवाई रास्तों के जरिए इमदाद की रसाई की इजाज़त दें और अक़वाम मुत्तहिदा फराहम करदा इंसानी इमदाद की निगरानी करे। मुसव्वदे पर सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक में मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानब इसराइली फोर्सेस के गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान हमलों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 19,450 से तजावुज़ कर गई। 7,729 बच्चे शामिल हैं। 8,663 बच्चों समेत 52,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने रफ़ा, जबाली और नसीरात कैंपों, अस्पतालों और रहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कि फ़लस्तीनियों के खून की प्यास बुझ न सकी। सिहोनी फौज के गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 10 अफराद भी शामिल हैं।
इसराइली फोर्सेस ने जबालिया और नसीरात कैंपों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। नसीरात कैंप पर हमले में खातून सहाफी खानदान के तमाम अफराद समेत शहीद हो गयी। चिल्ड्रन अस्पताल पर हमले में कई नौमौलूद और मासूम बच्चे शहीद हुए। मलबे से लाशों को निकाल लिया गया। हमलों में शहीद बच्ची का वालिद गम से निढाल होकर जज्बात पर काबू न रख सका। गजा में इमदाद की फराहमी जारी है। हिलाल अहमर ने 2 माह में 4000 इमदादी ट्रक मौसूल होने की तस्दीक की। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में 3 खवातीन समेत 35 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज इलाज मुआलजे में भी रुकावटें डालने लगी। तिलकरम में एम्बुलेंसों को कई घंटे रोके रखा। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिद के जनाजे में इसराइली ड्रोन ने बमबारी कर दी। इसराइली फौज ने शाम पर मिसाइल दागे। तोपखाने से शामी फौज की चौकियों को निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा में कत्लेआम पर तशवीश जाहिर करते हुए इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। और अमरीका का पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए 2 तरफा बुनियाद पर पाकिस्तान से बातचीत जारी है। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि काम हमने किया लेकिन वोट किसी और को मिले। कराची वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। याद रखें कि कराची में दहशतगर्दी को किसने ख़त्म किया। सिंध में हमने कोयला निकाला, बिजली उससे बन रही है। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सुबह में वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर बना दिया गया। एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था तो ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल में मुल्क बदरी में रहा हूँ। जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, वहाँ उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला। सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाई जैकर बन गया। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने, और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं वो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्खर से हैदराबाद। नाइंसाफियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। नवाज शरीफ खुद फरेबी का शिकार हैं। नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद प्रोजेक्ट लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी है। PP रहनुमा हसन मुर्तजा की नून लीग परवार कहते हैं नवाज शरीफ एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अजीब सी बुखलाहट का शिकार है। अब तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद प्रोजेक्ट लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी है। मियाँ साहब ने एटम बॉम्ब का क्रेडिट लेने की कोशिश की, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद CPEC जैसा मंसूबा जो भुट्टो साहब का विजन था, बीबी ने उस पर काम किया और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको अमली जामा पहनाया। गवादर पोर्ट जरदारी साहब ने वापस करवाया और क्रेडिट उसका लेने की जब बारी आती है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब लेते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्ड्रिंग जो है ये तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी जुर्म भी है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ इस वक्त एक मकबूल लीडर और नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा ने मजीद कहा कि इलेक्शन के बाद अक्सरियत मिल भी गई तो बाकी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। आज अवाम को दोबारा ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस इलेक्शन में वो जीतेंगे। और मुल्क के मसाइल हल करने के हवाले से भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो मुल्क में तरक्की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, अगर कोई नवाज शरीफ के दौर में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ज्यादा लोगों को खटक रहे हैं और ज्यादा लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा परसेप्शन यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो होंगे। यकीनन बाकी सियासी जमातों को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ज्यादा अक्सरियत भी मिलती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सोलो फ्लाइट लें और अपने आप को बहुत कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होने के बाद किसी को भी कल्चर बन गया ना पाकिस्तान में कि किसी को भी लिफ्ट ना कराना नहीं। और सियासत मेरी ज़रूरत नहीं मजबूरी है, मार धाड़ से कुछ हासिल नहीं होगा।
अमन होगा तो तरक्की होगी। आसिफ अली जरदारी की घन गरज। कहा इस्लामाबाद सिंध और बलूचिस्तान को नहीं समझता, KP और पंजाब को भी नहीं समझता। तुर्बत में जलसे में खिताब में मजीद क्या कहा आप भी जानिए। मेरी सियासत जो है ना जरूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो KP को नहीं समझता। चीन हमेशा से हमारा साथी रहा है, हमारा भाई रहा है। हमने चीन के साथ मिल के आगे चलना है। हर कदम मेरा चीन के साथ चलेगा, हर कदम में मैं चीन वालों के साथ चलूंगा। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि आज मैं उस सरजमीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ जिस सरजमीन ने न सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो यहाँ पर उस नैरेटिव को जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव है उसको इंशाअल्लाह ताला आपकी क़यादत में उस नैरेटिव को न सिर्फ चैलेंज करेंगे और अमली इक़दाम करके, जैसे 18वीं तरमीम में आपने बलोचों को हकूक दिए हैं, अमली तौर पे बलोचिस्तान के हकूक देकर इंशाअल्लाह ताला उस नजरिए को शिकस्त देंगे और तुर्बत की सरजमीन से वो शिकस्त का आगाज आज के दिन हुआ चाहता है। अभी आपको बताएं कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा मुल्क में नफरत और तफरीकी सियासत हो रही है। नवाज का दौरे हुकूमत जियालों के लिए आमरीत से कम नहीं था। PP सियासी जमात है, सियासी जमातों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे। पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात हैं कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजान एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये नफरत की सियासत अरूज पे है, तक़सीम की सियासत उस रूज पे है। मियां साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी, सबको साथ मिला के इस मुल्क में अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोयटा के 2 हलकों में तब्दीली का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। रिमार्क्स दिए 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अगर मगर सूरत हाल खत्म, आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटर्स का डाटा जारी कर दिया है। वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। इस्लामाबाद में 10,83,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 53,71,947 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,19,28,119 है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,32,60,896 होगी। अच्छा, इन्होंने फैसला किया 8 फरवरी को जो इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके लिए इलेक्शन काफ़ी अच्छी एक जो वो है कि इलेक्शन हो, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो मुल्क को आगे लेके चले। शायद इलेक्शन हो जाए तो मतलब बेहतरी आ जाए। इलेक्शन होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो बड़ी अच्छी बात है, खुश आइन बात है और तमाम पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। फैसला तो अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का बताया, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन को उनको चाहिए कि जो भी पार्टी आए बेहतरी के लिए आए मुल्क की। हम तो वैसे उम्मीद है कि होने चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि जो बैरून ममालिक हैं वो हमारे साथ तिजारत कर सकें और हमारे जो माशी बहरान है वो कम हो सके।
अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसको अमल दरामद भी इस पे जो है वो लाजमी इंश्योर करवाना चाहिए। खुश आइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन, बिल्कुल अच्छी बात है, इलेक्शन होना चाहिए, हुकूमत बननी चाहिए, असम्बलियाँ बननी चाहिए, ताकि आवाम जो अपने मसले मसाइल अपने मुंतखब नुमाइंदगियान को बताएं। यही डाउट था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर निकाला है वो बेहतरीन आर्डर निकाला है और अब दिल को तसल्ली हुई है कि इलेक्शन होंगे। और आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम, कौमी और सूबाई असम्बलियों पर मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू होगा। अराकीन कागजात नामजदगी अपने इलाकों के रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना होंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत सिंध हुकूमत ने तकर्रियों, तबादलों और छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। तमाम महकमों को हिदायत नामे भी जारी कर दिए गए। सिंध के तमाम सूबाई इदारों, खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार या अथॉरिटी को किसी भी अफसर या मुलाजमीन का तबादला ना करने की हिदायत भी की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में तबादलों का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को गौर के लिए भेजा जाएगा। तमाम इदारों के किसी भी सरकारी अफसर या मुलाजमीन को इंतखाबी अमल के अख्ताम तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। सिर्फ जचगी या मेडिकल अफसर की तस्दीक के साथ मेडिकल छुट्टी मिल सकेगी। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान महकमा तालीम के अफसरान, मुलाजमीन, असातिज़ा अपनी पोस्टिंग के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आज आयद होने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए। जवाब तलब, पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत फैसला महफूज कर लिया है। एक वकीलों का अनप्रोफेशनल ग्रुप है जो पार्टी पे कब्जा करने चाह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जंग लड़ रहे हैं कि उनको सिर्फ जेलों में जाने के लिए या सड़कों पे मार खाने के बल्ले का निशान नहीं मिला तो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। इंटरव्यू में उनका कहना था कि बल्ले के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं है। अगर आप बल्ला अलॉट नहीं करेंगे और 22 तारीख तक हम नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप कहें कि बल्ला आपका निशान नहीं है, तो हमारे सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि अदलिया इंटरवीन जरूर करेगी। मैं तो समझता हूँ मुझे तो इतला जरूर होगा। जिस तरीके से उसको लाया गया यहाँ, उनको 2 महीने हुए नहीं, अभी भी 2 महीने उनके पूरे नहीं हुए और 2 महीने के पहले उनके 2 केसेस खत्म हो गए, बट देखिए वो डिस्क्वालिफाइड है। और निगरां वज़ीर आज़म दौरा कुवैत मुकम्मल करके कोयटा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर और निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ गवर्नर बलूचिस्तान, निगरां वज़ीर आला और निगरां वज़रा से मुलाकातें करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया जाएगा। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 18 दिसंबर को 1586 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हो गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 298 खवातीन और 923 बच्चे शामिल हैं। 65 गाड़ियों में 73 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां एयरपोर्ट्स पर जजेस और बेगमात की जिस्मानी तलाशी से मुताल्लिक़ खत पर वजाहत तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को वजाहत के लिए एविएशन को दर्ज खत जारी कर दिया। खत के मतन के मुताबिक रजिस्ट्रार ने खत में कहा कि रिटायर्ड जजेस की अहलिया को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना है तो हाजिर सर्विस जजेस की अहलिया को क्यों नहीं है। खत के मतन के मुताबिक ताजुब है, 66 दिन पुराना खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अहलिया के तुर्किया जाने पर सामने आया। सेक्रेटरी एविएशन की हिदायत पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्क भर के हवाई अड्डों पर चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया की तलाशी नहीं होगी। खबर है खेल के मैदान से, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेंगे। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिनर्स में मोहम्मद नवाज को शामिल किए जाने का इम्कान है। अबरार अहमद और उसामा मीर को भी T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान मौजूद है। शादाब खान को इंजरी की वजह से ड्रॉप किया गया। फ़हीम अशरफ को भी स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। एहसान उल्लाह और नसीम शाह को इंजरी रिहैब की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा।
نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں یادگار فتح. پاکستانی ویمن ٹیم نے جیت کا جشن بھرپور انداز میں منایا. فینس کے ساتھ بھی جم کر سیشن کیا. سیلفیز اور آٹوگرافز کا بھی دور چلا. بجیں گے شام کے ساتھ، ہوگی انعامات کی برسات، قہقہوں کی بھرمار، یعنی انجوائے منٹ لگاتار. ہر ہفتہ اور اتوار ملیں گے کروڑوں کے پرائزز. کھیلے گا پورا پاکستان گیم شو. ایسے چلے گا آ رہا ہے پھر سے ایک بار. وہ کہتے ہیں نا نیور اسٹاپ ڈریمنگ. تو بس اب بریک ہوئی ختم. اس بار سب کچھ نیا ہوگا. نہ ٹک ٹاکرز نہ یوٹیوبرز، صرف اور صرف آڈینس. بائکس، گاڑیاں، سونے کے سیٹ اور لاکھوں کے کیش انعامات. نئے گیمز اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ. اگر کھیلا اپنے زور پر تو دیکھنا لوگ سیلفی لیں گے دوڑ کر. اب پھر سے گیم شو ایسے چلے گا. گیم شو ایسے چلے گا ہفتہ اتوار شام 7 بجے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.